हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सुधांशु सिंह। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स को। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पूरी एक सीरीज होगी जिसमें सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कवर किया जाएगा। वैसे इसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों की बात की जाएगी। पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा इस वीडियो पे, सिंगल वीडियो पे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी है। जो एक्सरसाइजेज बहुत बड़ी होंगी उनको थोड़ा सा 2 वीडियोज या 3 वीडियोज में भी कवर करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अगर कहीं नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग उसको डायरेक्टली कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक को डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वैसे करना है। मतलब मैं एक तरह से मान के चलता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें आपको, कॉन्सेप्ट आपको सभी पता है, बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ा माइंड मैप की। ये माइंड मैप मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर से उठाया है। इसमें कुछ पूरे चैप्टर की समरी टाइप की है। तो पॉज करके वीडियो आप लोग इस पूरे माइंड मैप को पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला एक तो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डिफिनीशन दी गई है। उस डिफिनीशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे आप लोग को अगर लर्न हो तो आपने पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। इसका मतलब है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है, उनको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है। ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, ये एक तरह का यूनिक होगा। यूनिक मतलब सिर्फ किसी एक नंबर का एक यूनिक ही फैक्टराइजेशन होगा, है ना। ऐसा फैक्टराइजेशन दूसरे किसी नंबर का नहीं हो सकता। लास्ट बात कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। बस इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। 2 into 3 की जगह हम 3 into 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको पता चल गया होगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, ये है एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला इस चैप्टर से निकल करके आता है कि अगर कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं, ए और बी, ये दो नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन करा दिया जाए या प्रोडक्ट करा दिया जाए, तो वो इक्वल होगा, इक्वल टू इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो इतना सा छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको लेकर के हमें पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बोर्ड्स में जो आपको हेल्प करेगा उसके हिसाब से, है ना। तो जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हर एक नंबर को लिखना है। तो पहला नंबर हमारे पास है 140। 140 को अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो 140 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या बनेंगे, 2 into 2 into 5 into 7। ये जो फैक्टर्स होंगे ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, इनको अगर पावर्स के फॉर्म में लिखना है, तो 2 into 2 है, तो मैं इसको 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू 5 into 7 लिख सकता हूँ। ये चीजें बहुत ईजी है। 156, 156 को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखना है, तो 2 into 2 into 3 into 13 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 into 13। ये बात समझ में आई होगी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही ये प्राइम फैक्टर्स निकालने में, तो हम लोग ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करते थे, इसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। तो ये जितने होंगे हमारे सारे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये बात समझ में आई। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, हमने यही लिख दिया, 2 into 2 into 5 into 7, फिर उसको हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है 3825। इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, ये क्या बनेंगे, 3825। इसके बनेंगे 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे मुझे सारे बताए नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसको 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 into 17 लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट इसके बाद जो है 5005। इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्या बनेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 5 into 7 into 11 into 13 ये बनेंगे। ये 5 है, 3 नहीं है। ठीक है, ऐसा।
तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ जाएगा। लास्ट जो नंबर है इसका ये है 7429, इसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनेंगे वो क्या बनेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इनके फैक्टर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा एकदम क्वेश्चन था, इसमें वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है 26 एंड 91। तो हमारे पास पहला जो नंबर है वो 26 और 91 है। 26 और 91 को हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ पहले फाइंड करना है, फिर हमें ये वाली इक्वेशन को वेरीफाई कराना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें ये इक्वेशन को वेरीफाई कराना है। तो पहले हम एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 26 का 2 इंटू 13 और 91 का क्या बन जाएगा, 91 का देखिए क्या बन जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए सारे नंबर्स को हमें एक एक बार लेकर के चलना होता है। मतलब जो नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2, हमें दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 2 हम ले लेंगे। 7 भी दिख रहा है, 7 को ले लेंगे। 13 है, 13 भी दिख रहा है, एक बार 13 को भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एलसीएम के बराबर होगा और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 182 के बराबर। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 182 के बराबर एलसीएम आ जाएगा। दूसरा एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ वो होता है जिसमें हम लोग कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है 13। ठीक है, तो ये एकदम आसान सा है। हाँ, तो अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ का। किससे वेरीफाई करना है हमें इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। मतलब दो नंबर्स क्या थे हमारे 26 एंड 91। इनका जो मल्टीप्लीकेशन 26 इंटू 91 आएगा वो आएगा 2366। ठीक है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2366 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो रही है, हाँ ये सही है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है, तो ये बन जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। 150 और 90, सॉरी 510 इंटू 92 इंटू कह रहा हूँ और 92। तो 510 जो है 502 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे ये बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 92 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स तो आ गए, हमें फाइंड क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में, इस फैक्टर में दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो है 2, एक 2। तो हम इसमें एचसीएफ जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, कॉमन जो है उसमें से तो हम लोग हाईएस्ट वाली वैल्यू लेते हैं। जो कॉमन है उनमें से जो हाईएस्ट पावर जिसकी होगी उस वैल्यू को लेंगे। साथ ही साथ जो कॉमन नहीं उसको भी लेकर के चलते हैं। जैसे 2, इन दोनों में 2 कॉमन है तो एक 2 आ जाएगा। फिर एक 2, ये वाला 2 है तो ये 2 आ जाएगा। फिर ये 3 है तो इंटू 3 आ जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, इंटू 17 आ जाएगा, इंटू 23 आ जाएगा। बस इन दोनों कॉमन वाले में से जो हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे। दोनों की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो हम एक 2 को ले लेते हैं, ये वाले 2 को इसे यहाँ पे ले लेते हैं। अब एलसीएम जो इसका आ जाता है, एलसीएम कितना आ जाता है, एलसीएम आ जाता है 23460, इतना आ जाता है। अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करूं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है 23460 इंटू 2। ठीक है, तो आप ये करके देख सकते हैं। इसमें करने पे कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा 46920, इसके बराबर आ जाएगा। फिर अगर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं 510 इंटू 92 करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 46920 के इक्वल आ जाएगा। इससे का मतलब क्या है, ये वेरीफाई कर रहा है इक्वेशन को। लास्ट क्वेश्चन जो है इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। सेम टू सेम ऐसे ही दोनों का फैक्टर्स निकाल लेने हैं, फिर दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। एलसीएम एचसीएफ दो निकाल लीजिए, फिर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करा के देखिए जितना आ रहा है। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखिए जितना आ रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन था वो वेरीफाई हो रहा है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आपको खुद से करने होंगे।
ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ 10th में बताने वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ इसको, एक 12 इंटू 15 इंटू 21, पहला वाला क्वेश्चन है 12 इंटू 15 इंटू 21। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5। और 21 का कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7। ठीक है। अगर एलसीएम की बात की जाए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम मैंने आपको बताया है कि एलसीएम जो होता है, जो कॉमन वैल्यू है उसका सबसे हाईएस्ट पावर, जो कॉमन नहीं है उनको एक एक बार सबको लेकर चलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए टू, टू की हाई, इनमें कॉमन तीनों में सिर्फ 3 है, ये 3, ये कॉमन है तीनों में। ठीक है। तो 3 तो है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर को 2 लेके चलेंगे। इंटू 3 क्या है, 3 भी लेके चलेंगे, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 एक बार। इंटू 5 है और इंटू 7, इतना आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना आ जाता है, एलसीएम आ जाता है 420 के इक्वल। एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन होता है वही होता है, तो एचसीएफ कितना है, 3। ये बात समझ में आई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको समझाने वाला तो वैसा कुछ था नहीं, फिर भी आप लोग जान गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो इसका थर्ड वाला है, सेकंड वाला आप लोग करके देखिएगा, मैं थर्ड वाला आपको बता दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इसका कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, ये फर्स्ट वाला था। थर्ड वाला 8, 9 और 25 का एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। 8 का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3। 25 का कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5। तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम कितना आ जाएगा, अच्छा हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो आ जाएगा मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन आता है 1800 के इक्वल। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट है। सेकंड वाला आप इसका कर लीजिए सेकंड पार्ट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। गिवन दैट एचसीएफ एंड एलसीएफ, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब इजी है, लेकिन मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये है फॉर्मूला। मैंने स्टार्ट होने से पहले भी आपको यही बताया कि अगर कोई दो नंबर्स है, जो नंबर है ए और बी, तो उन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा उसका अगर प्रोडक्ट हम करें एचसीएफ ऑफ उन्हीं दो नंबर्स के एचसीएफ के साथ, तो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये एकदम सिंपल था कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ किसका किसका एचसीएफ है, 306 एंड 657 का। तो जो एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। पहला नंबर जो ए है, ए नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 306 है। जो नंबर बी है वो क्या है, 657 है। हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है ए और बी का। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। ये बात समझ में आई। मतलब देखिए यहाँ पे एच सी एफ दिया, एलसीएम निकालना है, तो एच सी एफ वाली वैल्यू को इधर इसके नीचे भेज दे, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू बी अपॉन दिस, है ना। तो ए इंटू बी कितना है, 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है। अब कट करके आप देख लीजिए, कट करने पे आ जाएगा 22338। काट करके अब आप सिंपली आप इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। 9 से इसको कट, 3 से इसको कट करिए, 3 से इसको कट करिए, 3 से, तो ये मल्टीप्लाई कराने पे इतना आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए इसमें कह रहा है क्या, अगर 6 की पावर n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं, जहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल लेते हैं, 6 के पावर में नेचुरल नंबर लेते हैं, तो जो वैल्यू आएगी क्या उसमें कभी जीरो आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। देखिए अच्छा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, सपोज मैं सबसे छोटा वाला नंबर जिसके लास्ट में जीरो आता है उसको हम 10 कहते हैं, 10 लेता हूँ। तो
इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ये फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 5 बनेंगे ही बनेंगे। चलिए मैं 100 लेता हूँ, इसके लास्ट में 0 आ रहा है। 100 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखिए 2 into 5 ये बनेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है उसके फैक्टर्स में 2 का होना और 5 का होना कंपलसरी है। अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है, दोनों का होना कंपलसरी है, नहीं है तो उसके लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही। अब जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 6 की पावर n दी गई है, 6 का अगर फैक्टर निकाले तो 2 into 3 आता है, और इसके पावर में अगर n कर दे तो क्या इसके फैक्टर्स में कहीं 2 और 5 दोनों हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 है, लेकिन 5 तो है ही नहीं। और मैंने बताया कि अगर किसी के लास्ट में 0 लाना है तो क्या हमें उसमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके लास्ट में उसके फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों का होना कंपलसरी। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, इसलिए इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n, therefore 6 कैन नॉट इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बात समझ में आई, तो ये आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आपको अगर नहीं समझ आया तो आप रिवाइड करके फिर से एक बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। वैसे इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था कि ना समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको पहले प्राइम नंबर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, और वो दोनों फैक्टर होंगे कौन, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। जैसे 2 की बात करते हैं तो 2 के दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 2 खुद, जो वो नंबर है 2 वो खुद ही होगा, खुद का फैक्टर, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। 3 की बात करते हैं तो 3 भी प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 3 का भी फैक्टर दो ही है, कौन, एक तो 1 है, दूसरा वो नंबर खुद 3 खुद ही एक प्राइम मतलब खुद का फैक्टर है। फिर 5 की बात करते हैं, 4 नहीं हो सकता, 4 के फैक्टर 1 2 और 4, तीन फैक्टर्स बन गए, तो 4 जो है वो कंपोजिट में चला जाएगा। ठीक, ऐसे नंबर्स जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब दो फैक्टर, एक तो 1 और वो नंबर खुद है, उसके अलावा कोई एक नंबर और होगा जो कि उसका फैक्टर होगा, तो ऐसा जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये बात समझ आई। हमें यहाँ पे कंपोजिट नंबर ही प्रूफ करना है, तो हमें सीधे सीधे ये प्रूफ कर देना कि इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक, मतलब एक नंबर खुद, एक और उसके अलावा कुछ और नंबर है जो तीन नंबर मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे, तो हमें इसको प्रूव करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर 7 into 11 into 13 into सॉरी +13, इतना दिया हुआ है। तो देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इन दोनों में अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा 7 into 11 +1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 into 77 +1। इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ 13 into 78 लिख सकता हूँ। अच्छा 13 into 78, अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 1 भी होगा, है ना। तो इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स 3 हो रहे हैं, 3 तो सामने दिख ही रहे हैं, इसके अलावा 2 भी फैक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स की संख्या है ये 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं इस नंबर के, इसलिए ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट नंबर जो है हमारा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5, कितना दिया हुआ। इनमें से अगर दोनों में से 5 में कॉमन ले लूँ तो बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 + 1। ठीक है, अगर इनको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 5, ये इसका कितना आ जाएगा 6 into 10008 +1, तो ये बन जाएगा 5 into 1009। देखिए अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई और करा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे हमें सीधे सीधे तीन फैक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं। अगर तीन फैक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं मतलब ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वही नंबर होता है जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं इसलिए कंपोजिट फैक्टर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of a field and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point?
सीधी सी बात है, पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बता देता हूँ। इस पे लिख के आ रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, कोई स्पोर्ट फील्ड है जो कि सर्कुलर है, सर्कल के शेप में। सोनिया और रवि दो लोग हैं जो एक साथ एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है पूरा एक राउंड लगाने पे, वहीं पे रवि जो है वो 12 मिनट लेता है, 12 मिनट्स लेता है एक राउंड लगाने पे। अगर सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है, तो सीधे सीधे मुझे ये बताइए कि ज्यादा तेज दौड़ कौन रहा होगा। जो कम समय ले रहा होगा वो तेज दौड़ रहा होगा। तो यहाँ जो रवि है वो कम समय ले रहा है और ये इसलिए ये रवि जो है तेज दौड़ रहा है, और जो सोनिया है वो ज्यादा समय ले रही है इसलिए वो धीरे दौड़ रही होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे दौड़ रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने समय बाद वो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमें सेम टाइम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। टाइम जो होगा बहुत आगे चल करके कुछ दूरी बाद मिलेगा, मतलब कुछ समय बाद होगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दे, किन दोनों टाइम का, 18 का और 12 का। तो 18 का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 × 3 × 3। इसका क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 3। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम जो होता है वो क्या बनता है, एलसीएम बनता है जो सभी में मतलब सभी वैल्यू को एक साथ लेके चलेंगे। तो एक तो ये, इनमें से एक आ जाएगा, इनमें से एक आ जाएगा, एक ये 3 है और एक ये 3 है। तो एक 2 है और एक 3 है, तो इनको भी लेकर के चलेंगे। तो जो इनका एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम कितना बन जाएगा, कैलकुलेट करिए फटाक से। एलसीएम हमारा बन जाएगा 36। ठीक। एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ जो दोनों में, एचसीएफ हमें निकालना है ना, क्योंकि हमें वही पॉइंट निकालना। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों क्या करेंगे, दोबारा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ये बात समझ आई। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं, 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। हम यहाँ पे जो, अच्छा इसको जो प्रूफ करना है इरेशनल, क्योंकि हमें पता है √5 इरेशनल होता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है तो हम एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हम इसके उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो लेट √5 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √5 क्या है, कोई रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b या p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब a और b को क्या होना चाहिए, को प्राइम। यहाँ पे a और b दोनों को क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम समझते हैं ना, यहाँ पे b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है a और b में कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको अगर प्रूफ कर दें कि इनमें कॉमन फैक्टर हैं तो सिंपली प्रूफ हो जाएगा। तो उसके प्रूफ करने के लिए तरीका क्या है कि b को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा √5 b इज इक्वल टू a। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पे ये बन जाता है 5b² इज इक्वल टू a²। अच्छा, यहां से हमें हमारे पास एक चीज प्रूफ हो रही है, 5b² इक्वल टू a² से एक चीज प्रूफ हो रही है कि जो a² है इज डिविजिबल बाई 5। जो a² है वो 5 से डिविजिबल है। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो जो a है वो भी डिविजिबल होगा, विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। a भी डिविजिबल होगा 5 से। अगर a 5 से डिविजिबल होगा तो समझिएगा मेरी बात, अगर a 5 से डिविजिबल होगा तो a इज इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब a का मल्टीपल ही होगा ना, a जो होगा 5 का मल्टीपल होगा ना, तभी तो डिविजिबल होगा। तो 5 के बराबर लिख दें, 5 इंटू के कोई नंबर है, कोई इंटीजर है। अब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 का मल्टीपल बन गया, इसलिए a के बराबर होगा, क्योंकि a भी डिविजिबल है 5 से, तो a भी 5 का मल्टीपल ही होगा। तो ये a 5k के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं तो ये वाली इक्वेशन पे a की वैल्यू पुट कर दें। जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा √5 b इज इक्वल टू 5k। इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर, वो सॉरी स्क्वायर कराते हैं तो ये बन जाएगा 5
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 5 से इसको काट देंगे तो ये 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से। अगर बी डिविजिबल है 5 से तो बी भी डिविजिबल होगा। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो बी भी डिविजिबल होगा। किससे? 5 से। ये बात समझ में आई? अगर देखिए, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें समझ में आ रही कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। अगर दोनों बी और ए 5 से डिविजिबल हैं तो जो हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है तो इनके तो कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ गए ना। मतलब ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5। तो जो हमारा जो अजम्पशन था कि ये दोनों को प्राइम है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने जो फैक्ट माना था कि ए और बी को प्राइम है उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हेंस आवर assumption इज फॉल्स एंड रूट 5 इज इरेशनल। हमारा जो assumption था कि रूट 5 रेशनल है वो हमारा फॉल्स हो गया, तो इससे रूट 5 क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ये बात तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 आ गया, हाँ 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। अगर हमें प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल तो हमें इसको कैसे प्रूव करना पड़ेगा? देखिए, लेट मान लेते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। हम मान के चलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड रेशनल है, रेशनल नंबर है। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज, सॉरी इज लिख दिया, इक्वल टू ए अपॉन बी के बराबर होना चाहिए, जहां पे ए और बी दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे। और बी डज नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के, बी इक्वल जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब यहाँ से अगर 2 रूट 5 की वैल्यू मैं निकालूं तो ये आ जाएगी ए अपॉन बी माइनस 3। और अगर मैं यहाँ से रूट 5 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 1 अपॉन 2 ए अपॉन बी माइनस 3। ये समझ में आया? अब यहाँ पे जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है कि ए और बी दोनों क्या है? इंटीजर्स है। यहाँ पे हमने माना है कि ए और बी दोनों इंटीजर्स है, ऐसे इंटीजर्स है जो कि को प्राइम है, हमने ही माना है ना। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 ए अपॉन बी माइनस 3, ये भी एक रेशनल नंबर होगी। हमने माना है कि ए और बी दोनों रेशनल नंबर, ये रेशनल है, यही माना है ना कि ये रेशनल है। अगर रेशनल है तो क्योंकि ए और बी इसके साथ है तो ये जो ये वाली वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 ए माइनस, सॉरी ए अपॉन बी माइनस 3, ये भी हमारी क्या होगी? रेशनल ही होगी, रेशनल होगी। रेशनल वैल्यू होगी कि नहीं होगी? और ये वैल्यू रूट 5 के इक्वल है, तो रूट 5 को भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। अगर ये रेशनल है देयर फोर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि इसके इक्वल है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, इक्वल है। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो गलत हो जाएगा ना, हमने पढ़ा है कि रूट 5 इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे तो रेशनल प्रूफ हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल। जो फैक्ट है इरेशनल होता है रूट 5, उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब देयर फोर या हेंस आर assumption इज फॉल्स। हमारा जो assumption है वो क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल।
ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको लिखनी है मैंने बोली है, लिखी नहीं है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1/√2 प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। 1/√2। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है। वही आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ पहला वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला वाला एकदम सिंपल सा, तो इसमें दिया हुआ है कि 1/√2 जो है वो क्या है, हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ये एक रेशनल है। लेट, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये ए अपॉन बी के इक्वल आएगा, और इक्वल आएगा तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और बी डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से अब फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल इसका कर देते हैं, तो ये बन जाएगा √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए जो b अपॉन ए है वो एक रेशनल नंबर है, हमने यही माना ही है कि ये रेशनल नंबर ए बी अपॉन ए के बराबर है। वो √1/√2 जो है वो b अपॉन ए या a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, उसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ से ये दिक्कत आ रही है कि जो √2 है वो ये b अपॉन ए के बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि b अपॉन ए एक रेशनल है। और ये बात समझ में आई, b अपॉन इज रेशनल, और a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। यहाँ से √2 को भी रेशनल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये b अपॉन ए के इक्वल है। अब अगर ये रेशनल प्रूफ हो गया तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। हमने यही पढ़ा है ना, हमने रियल में यही पढ़ा है ना कि √2 जो होता है इरेशनल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको रेशनल प्रूफ कर दिया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हेंस आवर assumption इज फॉल्स। हमारा assumption क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर इससे प्रूफ क्या हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि 1/√2 इज इरेशनल। ठीक, बस समझ आई। 7√5 सेम टू सेम ऐसा ही है, आप लोग इसको करके देखिएगा। मैं थर्ड वाला थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, वैसे ये भी कुछ डिस्कस करने लायक नहीं, बहुत इजी सा है, फिर भी मैं एक बार आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड वाला, सेकंड वाला आपको पता है, सेकंड वाला बहुत इजी है। 7√5 सेम टू सेम ऐसा ही करना है, उसमें कुछ अलग नहीं करना। 6+√2 नंबर दिया है, हम मान लेते हैं लेट 6+√2 इज रेशनल, उल्टा मानते हैं, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो 6+√2 होगा ये ए अपॉन बी के इक्वल होगा, ए अपॉन बी के इक्वल होगा। यहाँ पे ए और बी दोनों क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, और बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि √2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी माइनस 6। ठीक है, अब देखिए ए अपॉन बी माइनस 6 जो है ये एक तरह का रेशनल नंबर है, हमने यही माना है ना कि ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। ए कॉमा बी आर इंटीजर्स, तो ये प्रूफ हो रहा है कि ए अपॉन बी माइनस 6 इज रेशनल, ये रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो √2 इज ऑल्सो रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक, और हमने पढ़ा है कि √2 रेशनल हो ही नहीं सकता, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट, ये यही सेम कि √2 इज इरेशनल। फिर यहाँ पे ये चीज पूरा इस तरह लिख देंगे, फिर आ जाएगा हेंस और assumption इज फॉल्स एंड 6+√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी सिंपल सी, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं है क्या, चलिए
तो यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन जो आपको ये वाला है, ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे लेट 7√5 इज रेशनल। हम इसको रेशनल लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं कि रेशनल है, रेशनल नंबर है। तो जो 7√5 होगा ये इक्वल आएगा ए अपॉन बी के। ए अपॉन बी कोई इंटीजर्स है जो कि मतलब रेशनल है, क्योंकि तो पी बाई क्यू या ए बाई बी के फॉर्म में होगा। तो ए और बी दोनों को प्राइम इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स, और बी की वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ से 7 को अगर इधर भेज दें तो √5 इज इक्वल टू 1/7 ए अपॉन बी। अब क्योंकि ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है तो 1/7 ए इंटू बी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं A/7 बी भी एक रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। और A/7 बी अगर रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल होना चाहिए, इसको भी रेशनल होना चाहिए। और हमने पढ़ा कि √5 रेशनल कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो ये आ जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 रेशनल होता है, और हमारा एजम्पशन जो है वो फॉल्स है। इसलिए क्या हो, 7√5 एक इरेशनल नंबर होगा। ये बात समझ आई। तो यहाँ से आज चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी, सेकंड चैप्टर आने वाला है, तो बहुत अच्छे से आसानी से देखिए आप लोग। इसकी एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारे क्लास 10 के चैप्टर्स को रख दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए खूब आराम करिए, मजे करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।